गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में? रेस्पिरेशन। अच्छा, जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं मतलब श्वास लेना, तो हम श्वास क्यों लेते हैं? एयर को इनटेक करते हैं, वापस एयर बाहर निकलती है, हवा के साथ डिफरेंट गैसेस होती है, उसमें से एक ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचती है। वहां क्या कौन सी रिएक्शन होती है और क्यों एसेंशियल है रेस्पिरेशन? क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? अगर करते हैं तो फिर क्या प्लांट के लंग्स जैसी कोई संरचना होती है क्या? और रेस्पिरेशन का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रोवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। अब हम अगर एनिमल की केस में बात करेंगे तो कोई ना कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकता है उसकी बॉडी में हो, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को उनकी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाएगा। और फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, सेल के अंदर श्वसन। क्या कहानी क्या है? श्वसन रेस्पिरेशन का मेन टारगेट क्या है? आंसर है एनर्जी फॉर्मेशन। और हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी के रूप में सेव करके रखते हैं, तो एटीपी बनाएंगे और इसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो दो तरह के जीव होते हैं, हमें पता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जिनके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, और यूकैरियोट जिनके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल होते हैं। तो क्या सभी जीव, पहला तो कुछ नहीं होगा, क्या सभी जीव रेस्पिरेशन करते हैं? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों करते हैं क्या? और क्या रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? तो देखो बेटा, प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल नहीं है, और ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के लिए हमें चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन। श्वसन करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एसेंशियल है। तो प्रोकैरियोट में तो नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट में, कुछ प्रोकैरियोट में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। उनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे होते हैं। उनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे होते हैं जो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और शानदार सी बात सुने। हमारी बॉडी की, ह्यूमन में की बात करते हैं, एनसीईआरटी में ह्यूमन क्या दे रखा है, तो क्या ह्यूमन की बॉडी की सभी कोशिकाएं ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन करती है या नहीं करती है? क्या सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो ह्यूमंस की आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। मींस आरबीसी लैक्स ऑल अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती हैं। इसका मतलब आरबीसी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है एनर्जी के लिए। आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है लेकिन उसका यूज नहीं कर पाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एन एसेंशियल ऑर्गेनेल फॉर द ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन। ठीक है। फिर आ गई अगली बात कि भाई रेस्पिरेशन में होता क्या है? तो मैं ये कह रहा हूं कि रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर फैट हो गया या प्रोटीन हो गया, इनके अंदर जो बॉन्डिंग्स हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, इनकी जो एनर्जी है, इस एनर्जी को सेल्स अपनी करेंसी एटीपी के रूप में स्टोर करती है। तो इनका होगा ब्रेकडाउन। इनका होगा ब्रेकडाउन। इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर करके रखेंगे
और फिर ये एटीपी हमारे डिफरेंट बॉडी के जो फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर काम आएगी, जो वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो या कैटाबॉलिक रिएक्शन, उसके अंदर ये काम आती है। तो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फैट और प्रोटीन का उपयोग भी किया जाता है इन सर्टेन कंडीशन इन सर्टेन प्लांट। जर्मिनेटिंग सीड के अंदर फैट का उपयोग करते हैं, ग्लाइकोजेनेट साइकिल होती है वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, और काफ में बात करता हूं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज से एनर्जी कैसे लेंगे? तो पहले एक रिएक्शन होगी जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगला होगा क्रेब्स साइकिल, जिसको हम टीसीए भी कहते हैं, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ईटीएस या ईटीसी कह देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? आप बोलोगे साहब साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जैसी एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। पायरिक एसिड के अंदर उसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं एक ग्लूकोज से, और फिर वो पायरिक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर वो एंटर करेगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होगी क्रेब्स साइकिल या टीसीए, और वही माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम्स लगे होते हैं जो एक चेंज लाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, हम उसे कहते हैं ईटीएस। और इस तरह से इस प्रोसेस में एटीपी का निर्माण होता है, और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन उपयोग में आती है। बेटा आपसे पूछ ले कि हम जब सांस लेते हैं तो उसका उपयोग कहां होता है? तो उसका उपयोग होता है इस ईटीएस में। ऑक्सीजन यूज होगी और क्या बनेगा? वाटर, मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन और एचएनओ को ले लेगी और पानी का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा, इससे कार्बन के बॉन्ड टूटेंगे, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेप के थ्रू एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये हाईली रेगुलेटेड होता है, अत्यधिक रेगुलेटेड होता है। डिफरेंट की एंजाइम्स होते हैं जो कि इस पूरी रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो कल नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में।